मित्रों, आज लिखावट के इस मंच पर पटना से कवि मुकेश प्रत्युष जी जुड़े हुए हैं। वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। लखनऊ से कवि कौशल किशोर भी आ गए हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं आप दोनों कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कौशल जी को तो आप लोग जानते ही हैं, लिखावट के समर्थक और सपोर्टर हैं और हमेशा उपस्थित रहते हैं इस मंच पर। मुकेश प्रत्यूष पटना से जुड़े हैं। कवि और आलोचक दोनों हैं। मुकेश जी के अब तक 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। यह आवाज किसकी है और हाशिए के लिए जगह। आप नाम से ही, पुस्तकों के कविता संग्रहों के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उनकी कविता आदमी के साथ खड़ी होने वाली कविता है। एक संस्मरण भी लिखा है जो याद रह जाए। गया के साहित्यिक अवदान पर उनकी 3 पुस्तकें हैं। शहर से गुजरते हुए, अश्वत्थ खड़ा है आज भी, यह रेत चंदन है। ये 3 किताबें हैं। मैं मुकेश जी से कहना चाहूंगा कि इन किताबों के लिखने के पीछे क्या प्रेरणा थी, थोड़े से शब्दों में जरूर बताएंगे। मुकेश जी हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, आज जैसे दैनिक अखबारों में स्तंभ लिखते रहे, स्तंभ लेखन किया और यह सिलसिला 5 वर्षों तक चला। इंडिया टुडे, आउटलुक, जनसत्ता जैसे जैसी पत्रिकाओं में भी समय समय पर लेखन किया है। पाटलिपुत्र टाइम्स अखबार के फीचर संपादक भी रहे और कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। पटना के एन कॉलेज में 4 वर्षों तक हिंदी विभाग में अध्यापन करने के बाद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने चले गए, जहां से वरिष्ठ अधिकारी पद से सेवा निवृत्त हुए और उनका कहना है कि अब वे पूर्णकालिक लेखन का ही काम करते हैं। आप घूमने में आपको मजा आता है। आपने देश विदेश की अनवरत अथक यात्राएं की हैं। आप फिल वक्त पटना में रहते हैं और वहीं से अपना साहित्यिक जीवन आप जीते हैं। तो मैं मुकेश प्रत्युष का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करने के पहले 1-2 बातें और बता देना चाहता हूँ कि यह एकल पाठ की श्रृंखला में ये दूसरे कवि हैं। इसके पहले हमने कौशल किशोर को कविता पाठ के लिए बुलाया था और वह पूरा कार्यक्रम, वो पूरा कविता पाठ लिखावट के यूट्यूब पर उपलब्ध है। ये मुकेश प्रत्युष का भी कविता पाठ लिखावट के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लिखावट के यूट्यूब चैनल लिखावट डेली को लाइक और सब्सक्राइब करना
कृपया नहीं भूलेंगे। तो मैं अब मुकेश प्रत्युष को आमंत्रित करता हूँ। मुकेश प्रत्युष। धन्यवाद मिथिलेश जी और जुड़े हुए सभी साथियों। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका नाम यहाँ से देख नहीं पाऊंगा अपने मोबाइल से, क्योंकि मेरे पास मेरी दृष्टि थोड़ी कमजोर है और अगर कोई चीज 1 फीट भी दूर होती है तो मैं उसे देख नहीं पाता। अभी जो मैं पाठ करूंगा तो वो मैंने लैपटॉप पर बड़े फॉन्ट में उसको बना रखा है। मैं उससे पाठ करूंगा। जैसा भी मिथिलेश जी ने कहा गया की किताबों के बारे में, दरअसल एक लंबे समय तक मेरा जीवन गया में गुजरा है। चाहे बचपन ही मेरा गया में गुजरा है। लेखन की शुरुआत भी वहीं हुई थी और उसके बाद गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ऐसे ही एक बार बैठक में कहा कि गया में इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, इतने काम हुए हैं, क्यों नहीं हम उनको संकलित करें और उन पर कुछ लिख। मुझे यह काम करने दिया गया। 3 किताबें मैंने गया पर तैयार की, जो प्रकाशित भी गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में उसी दौर में किया था। अब मैं अपनी कविताओं का पाठ करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी उस कविता का पाठ करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। लिखावट ने मुझे अपने काव्य पाठ का अवसर दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं उसे धन्यवाद भी देता हूं। और लिखावट के मंच पर जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि पहली बार मैं आया हूं, तो मैं अपनी पसंद की नई पुरानी सभी कविताओं का कुछ जो भी इस समय में पढ़ सकूं उनका पाठ करूंगा। तो सबसे पहले एक कविता जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, अम्मा के लिए। दरअसल मेरी माँ का निधन बहुत पहले हो गया था, जब हम लोग छोटे थे। उन दिनों मैं गया में रहता था और गया में तब बिजली तो थी, पर घर में आती बहुत कम थी। बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी। शाम होते ही गर्मी के दिनों में हम छत पर चले जाते थे और रात छतों पर ही गुजारते थे। तो उस दौरान अम्मा मुझे तारों से परिचय मेरा करवाती थी और बताती थी कि यह तारा कौन सा है या इसकी कहानी क्या है। कई बार वो वेद पुराण या अ, रामायण महाभारत की कहानियां भी हमें सुनाती थी। जब इसी क्रम में एक बार उसने मुझे कहा था कि ये जो तारे हैं ये हमारे पूर्वजों की आंखें हैं, ताकि वो देखती हमें रात भर कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। या फिर यह बताती थी कि अगर कोई दिवंगत हो जाता है तो वह बादलों के पार एक स्वर्ग लोक है जहां चला जाता है, और मैं भी ऐसे ही जाऊंगी तो तुम्हें देखा करूंगी ऊपर से कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ये बात मुझे बहुत परेशान तब करती थी। कई बार मैं सुन करके रो देता था। शायद माँ को यह पता था कि उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है। शायद इसीलिए वो मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही थी, मैं बड़ा बेटा था, कि मैं उसके बाद ज्यादा परेशान न हूं। तो मैंने एक लंबी श्रृंखला माँ पर लिखी थी। जब बाद में के दिनों में कविताओं को लिखना शुरू किया तो उसकी 2 अंश छोटे छोटे सुनाता हूँ। टिमटिमा रहे न जो आकाश में, आंखें हैं पूर्वजों की। टिमटिमा रहे न जो आकाश में, आंखें हैं पूर्वजों की। नहीं होता है जब सूरज, तब जाग कर सारी रात देखती हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग। मैं भी ऐसे ही देखा करूंगी तुम्हें जब नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। और छलछला जाता था मैं। यही बात बताई मैंने, ठठा उठे बच्चे। यही बात बताई मैंने, ठठा उठे बच्चे। दादी आपको मूर्ख बनाती थी पापा, ग्रह हैं तारे, आंखें नहीं। कैसे कहूं, बात ज्ञान की नहीं, आस्था की थी। कैसे कहूं, बात ज्ञान की नहीं, आस्था की थी। इसी का एक दूसरा अंश जो मैंने कहा कि वो बताती थी कि बादलों के पार जाना होता है।
टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक खब्तुल हवास रहता हूँ, अक्सर बताते हैं सहयात्री। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक खब्तुल हवास रहता हूँ, अक्सर बताते हैं सहयात्री। बच्चे दिखते रहे कब तक दर्शक दीर्घा में, एयर होस्टेस ने की कितनी देर प्रतीक्षा, कुछ पता नहीं, बस खिड़की से मुंह सटाए आछितिज तलाशता रहता हूँ किसी को। इन्हीं बादलों को दिखाकर बचपन में कहा था माँ ने, ज्यादा दूर नहीं, बस जाना होता है इन्हीं के पार। खाली न हो जाए स्वर्गलोक, इस डर से दी नहीं जाती है इजाजत माँ को आने की पृथ्वी पर, लेकिन देखूंगी तुम्हें हर रोज। क्या कहूं किसी को, लाख समझाऊं खुद को, मानने को जी नहीं करता कि झूठ कहा था माँ ने, मानने को जी नहीं करता कि झूठ कहा था माँ ने। ये एक कविता के दो छोटे अंश थे। एक और कविता मुझे बहुत प्रिय है, वो है हाशिया। अधिकांश बहुत लोग मार्मिक, हाशिए पर रहते हैं और बहुत मार्मिक। धन्यवाद। एक कविता है हाशिया, इसका भी एक अंश में सुनाऊंगा। हाशिए पर बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हाशिए का उपयोग क्या होता है। कभी कभी चुनाव के दौर में हम सुनते हैं कि हाशिए के लोगों ने चुनाव जितवा दिया या चुनाव हरा दिया। तो इसका पहला अंश, जैसे उठाने से पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, जैसे उठाने से पहले कौर निकालता है कोई अग्रासन, उतारने से पहले बिछावन से पैर करता है कोई धरती को प्रणाम, तोड़ने से पहले तुलसी का पत्ता या लेने से पहले गुरु का नाम, पकड़ता है कोई कान, ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह। ठीक वैसे ही लिखने के पहले शब्द तय करता है कोई हाशिए के लिए जगह। जैसे जैसे ताखे पर रखी होती है लाल कपड़े में बंधी कोई किताब, गांव की सिवान पर बसा होता है कोई टोला, ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया। ठीक वैसे ही पृष्ठ पर रहकर भी पृष्ठ पर नहीं होता है हाशिया, मोड़ कर या बिना मोड़े दृश्य या दृश्य तय की गई सीमा अलंग होती है हाशिए के लिए। मोड़ कर या बिना मोड़े दृश्य या दृश्य तय की गई सीमा अलंग होती है हाशिए के लिए, रहकर भी प्रवाह के साथ हाशिया बना रहता है, हाशिया ही तट की तरह पर होता नहीं है तटस्थ, पर होता नहीं है तटस्थ, हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई, हाशिया है तो निश्चिंत रहता है कोई। बदल जाए यदि किसी शब्द या विचार का चलन, छोड़ प्रगति की राह कर जाए पढ़नी प्रयोग धर्मिता की वकालत, तो हाशिया आ जाता है काम। हाशिए हाशिए पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग, हाशिए पर बदले जा सकते हैं रोशनाई के रंग, हाशिए पर बदले जा सकते हैं विचार, हाशिए पर किए जा सकते हैं सुधार, इस्तेमाल के लिए तो होता है हाशिया। बिना बदले पन्ना बदल जाता है सब कुछ, बिना बदले पन्ना बदल जाता है सब कुछ, बस होती है जरूरत एक संकेत चिन्ह की, जैसे बाढ़ में पानी के साथ आ जाता है बालू, जैसे बाढ़ में पानी के साथ आ जाता है बालू, जद्दोजहद में बचाने को प्राण आ जाते हैं सांप, मारते सड़ांध पशुओं के सौ, कभी कभी तो आदमियों के भी, और चले जाते हैं लोग छोड़कर घर बार किसी निर्वासित टीले या सड़क पर। ठीक वैसे ही झलक जाती है जब रफ्ताब आसमान के बदले गोधूली की धुंध, ठीक वैसे ही झलक जाती है जब आफ्ताब आसमान के बदले गोधूली की धुंध, हाशिया आ जाता है काम, पर भूल जाते हैं कभी कभी छोड़ने वाले हाशिया, पर भूल जाते हैं कभी कभी छोड़ने वाले हाशिया, हाशिए पर ही दिए जाते हैं अंक, परिणाम तय करता है हाशिया ही, परिणाम तय करता है हाशिया ही। ये इसका बालांस था। अब एक और कविता, पहाड़। मैं लंबे समय तक पहाड़ों पर रहा हूँ, पहाड़ों के दर्द से और वहां के लोगों के दर्द से काफी हद तक परिचित हूँ। पहाड़ों पर काफी कुछ लिखा गया है, पहाड़ों की आवाज भी कई बार उठाई गई है, पर अक्सर पहाड़ के लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं जब देखते हैं पहाड़ से उतरा हुआ आदमी वापस नहीं जाता।
इसके 3-4 टुकड़े सुना रहा हूँ। दरअसल मेरी कविताएं एक श्रृंखला में होती हैं और लालच है कि मैं अपनी कविता के कुछ रंग, कुछ अलग-अलग शेड्स आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले पहाड़ का पहला, दरवाजे पर खड़ा है पहाड़, पहाड़ झांक रहा है, पहाड़ मुझे घेर रहा है। दरवाजे पर खड़ा है पहाड़, पहाड़ झांक रहा है खिड़की से, बालकनी में पसरा हुआ है पहाड़, पहाड़ मुझे घेर रहा है। पहाड़ है तो पत्थर है, पत्थर है तो अंदेशा है, लुढ़कते पत्थर आ टिके हैं मुंडेर पर, मुंडेर दरक गई है। पहाड़ और पत्थर निकलने दे नहीं रहे मुझे, कैद कर खुद को देख रहा हूँ पहाड़, देख रहा हूँ पत्थर, देख रहा हूँ दरार जो होती जा रही है चौड़ी, अंदेशा गहराता जा रहा है। छोड़ नहीं सकता कतर ब्योंत कर, जुटाए जीने के सामान, निकलने की सूरत बची नहीं कोई, सपनों पर पड़ गए हैं पत्थर, चोटी पर खिले हैं फूल, पत्थर पर लगी हुई है काई, दरारों से निकल आई है फिसलन, ऊंट आ तो गया है पहाड़ के नीचे, पहुंच नहीं पाएगा फूल तक। किसी की पहुंच में नहीं है पहाड़, पत्थर किसी को पहाड़ तक पहुंचने नहीं देते। इसका दूसरा अंश, लंबी हुई छाया सिमटने लगी है होकर धुंधली, अंधेरा पसरने वाला है, वक्त हो रहा है अंधेरे के आराम का। सूरज समेट रहा है अपनी आखिरी किरण, जब बचा नहीं तेज, बची नहीं गर्मी, तो होकर शक्तिहीन रहने से अच्छा है हो जाना वानप्रस्थ। फंस गया हूं मैं तलहटी में, हड़बड़ी में चुन रहा हूं गीली में सूखी लकड़ियां, उठा रहा हूं घास फूस, लेकिन आग वह तो पत्थरों के पास है। लेकिन आग वह तो पत्थरों के पास है, पत्थरों के पास जाना ही होगा मुझे। धसक रहे हैं पहाड़, खिसक रहे हैं पहाड़, निर्माण चालू है पहाड़ पर। चिंतित है लोग पहाड़ को लेकर, क्या होगा जब नहीं रहेंगे पहाड़, न बांधने टोकने के लिए मिलेंगी नदियां, न बांधने रोकने के लिए मिलेंगी नदियां, न फेंकने के लिए पत्थर, हिल जाएंगी प्रजातंत्र की चूलें, रहेंगे नहीं पहाड़ तो रहेंगे नहीं जंगल। रहेंगे नहीं पहाड़ तो उगेंगे नहीं जंगल, उगेंगे कहाँ पेड़, लाठी का वजूद है पेड़ से तन कर खड़ा होने के लिए, जरूरी है लाठी, प्रतिरोध का स्वर है पहाड़, आवाज देकर देखो, प्रतिध्वनियों अनुगूंजों से भर जाएगा परिवेश, पहाड़ अकेला नहीं होने देता हमें, पहाड़ अकेला नहीं होने देता हमें। पहाड़ को बचाने निकले थे कुछ लोग, लेकर कंधे पर पहाड़, उतरते ही बढ़ गई तपिश, मिला नहीं पा रहे थे कदम ताल, नियोन लाइट की दुनिया में फालतू थे लालटेन, टिका दिया पहाड़ को वहीं कहीं और उतार कर कंबल रख दिया, फिर पता नहीं खो गए कहाँ। कंबल जो रहा है बाट, पर वे आ नहीं रहे लौट कर, क्रांति की आकांक्षा वाले कवि की तरह जो करता था कवि जनता के सवालों को लेकर हर समय बात, जिसके पुराने जूते भी सिखाते थे कुतरने की बरनवाला, रेंगता है वह पंजों के बल, परेशान नहीं है अब वह पुराने सवालों को लेकर, पालतू बना लेती है सत्ता। पहाड़ की धरती पर चल रही है मशीनें, मैं रह गया हूँ पहाड़ के पास, ताकता हूँ तो दुख होता है, हवास गुम पहाड़ को देखकर, प्रिय हो गया है पहाड़ मुझे, प्रिय हो गया है पहाड़ मुझे, एक जैसे हैं हम दोनों के दुख, निकलना ही होगा मुझे लेकर, पत्थर पड़े पहाड़ का संदेश, निकलना ही होगा मुझे, पत्थर पड़े पहाड़ का संदेश। एक और श्रृंखला थी मेरी राजा को लेकर, मैं इसके कुछ अंश जरूर सुनाना चाहूंगा। एक अंश है इसका, इसके अलग अलग शीर्षक थे। एक अंश है शुक्र मनाता हूं, शुक्र मनाता हूं, शुक्र मनाता हूं हर शाम, लौट आया हूं घर सकुशल, शुक्र मनाता हूं हर शाम, लौट आया हूं घर सकुशल, शुक्र मनाता हूं कि लगा हूं जिस पेशे में, बाढ़ है या सूखा बढ़ती नहीं वहां से कोई राहत, न होती है कोई खरीद।
शुक्र है कि बच्चे जाते हैं जिस साइकिल से स्कूल, गूंजती है उसकी आवाज अगले पिछले चौराहे तक। शुक्र मनाता हूँ कि पत्नी अब भी बाजार से ले आती हैं सामान। शुक्र मनाता हूँ कि रहता हूँ जिस मोहल्ले में रहते हैं कुछ सोहदे, एक कुली, दो कबाड़ी, चार फेरी वाले और कुछ बेरोजगार, और पूरा मोहल्ला सो लेता है अब भी बेखटके सारी रात। शुक्र मनाता हूँ। शुक्र मनाता हूँ कि राजा को मिलता नहीं है दंड, राजा की दया से हाथों में होता है न्याय दंड। हाँ, बदल जाए राजा तो बात है दूसरी, आंखों में नहीं भी रह सकता है पानी। रह जाए भी तो नया राजा करता नहीं है बहुत हाय तौबा, छोड़कर रखनी ही पड़ती है कुछ संभावनाएं। राजा से हुई गलती गलती ही होती है, लेना ही पड़ता है निर्णय कुर्बानी का। कभी कभी देश हित में अब राजा दे तो नहीं सकता है कुर्बानी, अपनी तख्त की भी नहीं। जानता है राजा तख्त से उतरने का मतलब, जानता है राजा तख्त से उतरने का मतलब। बेवजह परेशान नहीं होता है राजा कुर्बानी देने वालों के लिए। कितनों का रखा जा सकता है ख्याल, कर लेता है राजा चिंता अपनी, कम है क्या यही। राजा से राजा को किया नहीं जा सकता परेशान, राजा से पूछे नहीं जा सकते सवाल। गवाह है दुनिया जब कभी दंडित होने की कगार पर पहुंचा है कोई राजा, बंटना पड़ा है इसे हिस्सों में। अच्छा नहीं होता बट जाना दुनिया का, उससे तो अच्छा है मुक्त कर देना किसी राजा को। राजा मुक्त होता है, आंखों पर पट्टी बांधना है तो बांधे रहे कोई। न्याय दंड राजा के हाथों में होता है, न्याय दंड राजा के हाथों में होता है। राजा जीत के आता है, राजा जीत के आता है, राजा चुन के आता है। गिराने का सीढ़ी हक है राजा को, उतरेगा नहीं, कूदेगा नहीं, ऊपर से ऊपर जाएगा राजा। उतरेगा नहीं, कूदेगा नहीं, ऊपर से ऊपर जाएगा राजा। इसी की एक कड़ी और। शुक्र मनाता हूँ कि राजा को होते हैं कई कई काम। शुक्र मनाता हूँ कि राजा को करने होते हैं कई कई काम। उसके होते हैं कई कई हाथ पैर आंख नाक कान और मुंह भी। दशानन से भी कई गुना मायावी होता है राजा, दशानन से भी कई गुना मायावी होता है राजा। कलयुग है, राजा की वंशावली में अब होते नहीं है केवल लाख सवा लाख नाम। दुर्योधन दुशासन की फौज खड़ी कर देता है राजा, बनना पड़ता है धृतराष्ट्र भी राजा को। राजा के पास अब भी होते हैं साधु, प्रभु का भी मिलता है साथ राजा को। सबको साथ लेकर चलता राजा, सबके साथ चलता है, सबके साथ चलता राजा, चलेगा कैसे राजमार्ग पर। सबके साथ चलता राजा, चलेगा कैसे राजमार्ग पर। इसी श्रृंखला की एक दो छोटी कविताएं। एक का शीर्षक है पहेली। अनिद्रा के परिचायक नहीं है सपने, नींद से गहरा रिश्ता है सपनों का। जागी आंखों में भी कभी कभी उतर आते हैं सपने, अधमूंदी आंखों के आगे सपनों का आना आम बात है। अनिद्रा के परिचायक नहीं है सपने, नींद से गहरा रिश्ता है सपनों का। जागी आंखों में भी कभी कभी उतर आते हैं सपने, अधमूंदी आंखों के आगे सपनों का आना आम बात है। सपनों में देखता है अफसर हाथ बांधे मातहतों की कतार, और तलाशता है कारण उबलने का ताकि उतर जाए नीचे चुपचाप चढ़ा हुआ रक्तचाप। मंत्री देखता है राजा की कुर्सी, मंत्री देखता है राजा की कुर्सी और उसका पांवदान, और ऐंठता है देह बैठने की नई नई मुद्रा में। राजा देखता है भीड़ में अकेला है वह, राजा देखता है भीड़ में अकेला है वह। कभी दूर रेगिस्तान में ढूहों के बीच भटकता, कभी घने जंगल में भेड़ियों के बीच हड्डियां फेंकता हुआ। सोचता है राजा क्या होगा जब नहीं बचेंगे जूठन। गवाह है दंत कथाएं, चिंता से उड़ जाती है राजा की नींद। गवाह है दंत कथाएं, चिंता से उड़ जाती है राजा की नींद। चिरौरी पर उतर आता है राजा, एक अदद नींद के लिए उतार देता है मुकुट। मान लेता है दरिद्र को नारायण। दंत कथाएं तो दंत कथाएं, दंत कथाएं तो दंत कथाएं हैं। आज कहाँ ईर्ष्या से भरता है राजा, कुंवर धरती पर चिलचिलाती धूप में डूबे, नींद में डूबे किसी व्यक्ति को देखकर फिर क्यों ले जाकर पटकेगा उसे अपनी सेज पर। धत छोड़ो, कहाँ राजा कहाँ नींद। राजा गया वन में, बूझो अपने मन में। राजा गया वन में, बूझो अपने मन में। और इस श्रृंखला की एक और छोटी सी कविता है राजा की नींद। राजा को कहाँ आती है नींद,
नींद तो एक दुस्वप्न है राजा के लिए। राजा को कहाँ आती है नींद, नींद तो एक दुस्वप्न है राजा के लिए। दम मारने के लिए भी मिलती नहीं है फुर्सत राजा को दिन में। सोच भी कहाँ पाता है राजा कुछ, यहाँ उद्घाटन वहाँ व्याख्यान, यहाँ वहाँ जाना, इससे उससे मिलना, कभी हाथ मिलाते तो कभी गले लगाते, खिंचवानी पड़ जाती है तस्वीरें। औपचारिकताओं में ही कट जाता है दिन, गहरे अंधकार ओढ़ जब सो जाती है दुनिया। राजा न केवल करता है जोड़ घटाव बल्कि गुना भाग भी। राजा न केवल करता है जोड़ घटाव बल्कि गुना भाग भी। अब एक और काव्य श्रृंखला की कुछ कविताएं। सेवक। दरअसल जनतंत्र में यह माना जाता है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वे सेवक होते हैं, प्रशासन कर्मी सेवक होते हैं और आम आदमी शासक होता है। लेकिन जो शासक और सेवक की प्राचीन अवधारणा है कि सेवक हमारी सेवा के लिए होता है, जनतंत्र में देखें तो यह पूरा उलट जाता है। सेवक की अगवानी हमें करनी पड़ती है, सेवक के चुनाव के लिए कई बार हम बूथों पर लाठियां खानी पड़ती हैं आम आदमी को। तो और सेवक जब आता है तो शासक को मिलने के लिए काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, शासक उस तक तत्काल पहुंच नहीं पाता। तो एक इसी उलटबांसी पर एक कविता जिसका शीर्षक है सेवक, उसके कुछ अंश सुना रहा हूँ, काफी लंबा है ये तो। कतारबद्ध हो जाओ शासकों, करबद्ध भी रहना। कतारबद्ध हो जाओ शासकों, करबद्ध भी रहना। झुका लो नजरें, किसी भी हाल में उठाना नहीं सिर। एड़िया रखो चटकाने की मुद्रा में, पंजे रहे तैयार रेंगने के लिए, आ रहे हैं तुम्हारे सेवक। करना नहीं कोई सवाल, पूछे तो कहना ठीक है सब। हो गई है दुगनी तीन गुनी आय, जब से आए हैं आप। बह रही है दूध की नदी, उसी में भिगो कर खोल खा लेता हूँ खाजा। गर्म घी के कुंड में तल लेता हूँ मशरूम, बरसों से मशरूम। ये दरअसल छोटी छोटी जो इसके जो छोटे छोटे अंश हैं वो समाप्त होते ही फिर दूसरा शुरू हो जाता है उसका। कल्पना ये है कि सेवक और शासक जब मिल रहे हैं तो बीच के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या औपचारिकताएं उनसे करवाई जा रही हैं। अब एक कहता है जो मिलने गया है, आम आदमी मिलने गया है, वर्षों से खानदानी शासक हो तुम, अच्छा नहीं लगेगा रोना तुम्हारा दुखड़ा। सेवक को होगा दुख, चौबीसों घंटे खटता है वह तुम्हारे बेहतर दिन के लिए। त्याग दिया है घर परिवार, कर देना न्योछावर तुम भी, जो कुछ भी है तुम्हारे पास। और फिर वह पूछता है कैसे शासक हो तुम, आया नहीं अब तक तुमको पालना सेवक। रखते हैं कैसे ख्याल, करते हैं क्या क्या जतन की टिका रहे सेवक। सेवक की करते हैं कैसे अगवानी, कुछ मालूम नहीं तुम्हें। राख पड़े तुम्हारी सासकी पर, राख पड़े तुम्हारी सासकी पर नामुराद शासकों। हो तुम गुलाम बनने के लायक ही, फुर्सत कहाँ है तुम्हारे सेवक को सोचने और भटकने के लिए। पूरी दुनिया तुम्हारे हित में। इसका एक और अंश। कब समझोगी यह बात कि महज मिलने से आजादी, आजाद नहीं हो गए हो तुम। याद होगा तुम्हें जब सेवक था तुम्हारी सेवा में, बदलने भर से तुम्हारे कहने भर से तुम्हारी रक्षा में खून उबाल आ जाता था, उसकी रगों में चिंगाड़ उठता था वह, उसकी आंसुओं से आ जाती थी गंगा चिनाब में बाढ़। दोस्त तुम्हारा है मूर्ख शासकों, तुमने रखा उसे काम पर तब जब अंधेरा, जब पथरा गया उसका दिल, बचा नहीं रह गया आंखों में पानी। फिर भी चिंतित है वह, देख रहे हो जुटा रहा है घूम घूम कर असलहें प्यादे, टांग रहे हैं नींबू मिर्ची। कुछ तो शर्म करो, बंद करो चिल्लाना, रोटी रोटी खाने के लिए जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है रहना जिंदा, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है असलहें। ऐसा
लगता है सेवक को, मान लो तुम भी, विकल्प है क्या तुम्हारे पास? मान लो तुम भी, विकल्प है क्या तुम्हारे पास? कहने से कैसे मान ले सेवक कि निरापद हो तुम, भावी सेवकों से चतुर्थी घिरे हो। सेवक को करनी पड़ती है, इसलिए हर पल तुम्हारी निगरानी। खाते पकाते हो क्या, बोलते बतियाते हो किससे, आते जाते हो कहाँ कहाँ, सबका रखना पड़ता है हिसाब सेवक को। खाते पकाते हो क्या, बोलते बतियाते हो किससे, आते जाते हो कहाँ कहाँ, सबका हिसाब रखना पड़ता है सेवक को। नादान हो तुम शासकों, बरगला सकता है तुम्हें कोई। सोचना भी मत बदलने को सेवक, पसंद नहीं सेवक को कि कोई निकाले खोट उसके काम में। रोजी के लिए खूंखार हो सकता है सेवक। सावधान शासकों, करना मत एहसान फरामोशी। सावधान शासकों, करना मत एहसान फरामोशी। एक और जो मैंने कहा कि वो सेवक के चुनाव के वक्त हम ऐसी कैसी परेशानियां शासकों को होती है। शासक जा रहे हैं लगने कतार में चुनने के लिए सेवक। शासक जा रहे हैं लगने कतार में चुनने के लिए सेवक। डर है कोरोना का, लेकिन हावी है उस पर भावी शासक का आतंक। बांधे नाक पर पट्टी, रह रह कर मलते सैनिटाइजर से हाथ। नाक से नाक में हो रही है खुजली बार बार। धकियाए जा रहे हैं, लतियाए जा रहे हैं। कोरोना काल में धकिया रहे हैं जवान, लतिया रहे हैं सेवक के कारिंदे। कहा है आकर सेवक के प्रधान ने, करेंगे कोशिश हम शासकों देने को रोजगार तुम्हारी संतानों को। बस दे दो मौका इस बार फिर से, बस दे दो मौका इस बार फिर से। सेवक सीरीज की मैं इसको सेवक सीरीज को यहीं पर समाप्त करता हूँ। काफी लंबा है ये तो, 70 लगभग इसके अंश हैं। और अब मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ, जो मुझे कई कारणों से पसंद है। कोरोना काल में हमने देखा होगा कई दृश्य हमें आज भी परेशान करते हैं कि एक बच्चा ट्रॉली पर सोया हुआ है और माँ उस ट्रॉली को खींचते हुए चली जा रही है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब वो इतने गरीब थे तो उनके पास ट्रॉली आई कहाँ से? हमने देखा होगा कि कुछ लोग रेल की पटरियों पर कट गए और वहां पर मिली थी सिर्फ कुछ रोटियां। मैं ये मानता हूं कि किसी भी आपदा को अवसर नहीं बनाना चाहिए। ये दुखद स्मृतियां हैं, फिर भी कई बार ये अंदर से हमें कुछ लिखने के लिए कहती हैं, प्रेरित करती हैं। तो इन दो चीजों पर, इन दो घटनाओं पर कुछ छोटी-छोटी कविताएं मैंने लिखी थी, सुनाता हूँ आपको। एक है नींद। बच्चे को नींद आ रही है बहुत गहरी, जा रहा है सो चलते-चलते, संभालने में लड़खड़ा जा रही है माँ बार-बार। बच्चे को नींद आ रही है बहुत गहरी, जा रहा है सो चलते-चलते, संभालने में लड़खड़ा जा रही है माँ बार-बार। आ तो रही है नींद माँ को भी, भूख और थकान से चूर पलकें बार-बार कर रही हैं खुले रहने से इनकार, लेकिन पैर चल रहे हैं। भूख और थकान से भूख और थकान से चूर पलकें बार-बार कर रही हैं खुली रहने से इनकार, लेकिन पैर चल रहे हैं, पहुँचना ही है कहीं उसे गिरने से पहले। लेकिन बच्चा सोना चाहता है, बिछावन नहीं, नींद नहीं, लोरी नहीं। लेट जाओ खींचती हुई इस ट्रॉली पर, लेट जाओ खींचती हुई इस ट्रॉली पर, बनने से बचाएगी उसे बोझ माँ किसी के कंधे का। बनने से बचाएगी उसे बोझ माँ किसी के कंधे का। ट्रॉली पर खींचते हुए बच्चे के पैर रगड़ खा रहे हैं। आह ऊह की निकल रही आवाज, खुद को धकेलती हुई माँ आश्वस्त हो रही है, बच्चा साथ चल रहा है। खुद को धकेलती हुई माँ आश्वस्त हो रही है, बच्चा साथ चल रहा है। पूछते हैं कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग, जब थी इतनी गरीबी तो आई कहाँ से ट्रॉली? चाहता तो नहीं कहना किसी के लिए, लेकिन पड़ेगा ही कहना। भगवान करे उनको भी नसीब हो, थूक से भिगोना कंठ, लादे असबाब पिघलते कोल तार पर चलना नंगे पांव भीगे। लादे असबाब पिघलते कोल तार पर चलना नंगे पैर। एक और घटना जो मैंने बताई, रोटियां।
नींद का क्या कहीं भी आ जाती है, बोझ उठाने से इनकार करते पैर पसर जाते हैं कहीं भी, महफूज लगती है रेल की पटरियां या हाईवे के फुटपाथ। आती है तो आ जाए चिंगारती मालगाड़ी या घरघराता ट्रक, नींद और गहरा जाती है, मौत से खौफ नहीं खाती है नींद, मौत से खौफ नहीं खाती है नींद। था ही क्या पास में कुछ बासी रोटियों और उम्मीद के सिवा जो भगाते नींद को। था ही क्या पास में कुछ बासी रोटियां और उम्मीद के सिवा जो भगाते नींद को। छोड़े थे जब घर तब भी पास थी यही दो चीजें। हाँ, नींद तब खुल खुल कर आती थी, पहुंच पहुंच जाते कहीं तब भी शायद आती नहीं थी इतनी गहरी नींद। बलवती होती थी आशंकाएं नींद से। सब कुछ सब कुछ सुनिश्चित था इस बार। न बचे थे जीने के साधन, न सपनों न बचे थे जीने के साधन सपनों के इस शहर में। न छोड़ आए थे कुछ थाती पूर्वजों के गांव। न जान न जागने वाली नींद तो आनी ही थी कहीं इस बार। बिखरी हुई है खून से सनी रोटियां, कौवे भी भर नहीं कौवे भी भर नहीं रहे हैं चोंच में अपनी। ये रोटियां हैं तो अंतिम प्रणाम। ये रोटियां ही हैं अंतिम प्रणाम। एक मरने वाले के शरीर में बची थी खून की कुछ बूंदें। दयालु है महानगर, चाहता तो चाहता तो सकता था निकाल पूरा का पूरा जीने के। जाने किसने बनाई, एक और अंश है इसका, जाने किसने बनाई थी रोटियां जो खाई नहीं जा सकी। किसने देखी किससे देखी नहीं गई थी उनकी भूख। सोचा था किसने रास्ते में मिलेंगे नहीं चोट के सिवा कुछ, और बांध दी थी पोटली। खून में मिलता था खून में मिलता था इन रोटियों को खून में मिलना था इन रोटियों को मिली। जानता नहीं इसे कोई, बन गई उसकी पहचान। जानता नहीं कोई, बन गई उसकी पहचान। अब थोड़ा सा स्वर बदलता हूं। कुछ वैसी कविताएं जो राजनीति से या इन आपदाओं से हटकर हैं। एक कविता जीजी विशाल। हालांकि खत्म कर दी थी मैंने संभावनाएं सारी की सारी विकास की। हालांकि खत्म कर दी थी मैंने सारी की सारी संभावनाएं विकास की। मिटा दी थी जिंदगी की हर पहचान, बंद करके दरवाजे खिड़कियां रोशनदान। किंतु 2 ही दिन में अकुर गए भीगे बिखरे बूट। छोड़ गया था मैं जिन्हें सड़ने और बर्बाद होने के लिए। छोड़ गया था मैं जिन्हें सड़ने और बर्बाद होने के लिए। एक अस्वीकार। लगता होगा अच्छा किसी को ढोना कंधे पर सलीब, ठुकवा लेना लंबी लंबी कीलें सर से पांव तक, और टंग जाना एक तस्वीर की तरह दीवार पर। कहे कोई कुछ भी नहीं है तो नहीं है स्वीकार मुझे, नहीं है तो नहीं है स्वीकार मुझे। मेरी जो पहली किताब थी उसमें मेरी कई प्रेम कविताएं थी। उसमें से 2-3 सुनाता हूँ आपको, छोटे छोटे अंश उसके। एक है रिश्ता। यह कैसा रिश्ता है तुम खोना चाहती हो मेरे गहरे नीले विस्तार में, किंतु दौड़ता हूं जब मैं समेटने को बाहों में तुम्हें अपनी, धवल हो जाता हूं तुम्हारी देह यष्टि की तरह। यह कैसा रिश्ता है रंगना चाहती हो तुम मेरे रंग में, और परिवर्तित हो जाता है रंग मेरा। रंगना चाहती हो तुम मेरे रंग में, और परिवर्तित हो जाता है रंग मेरा। एक और छोटी सी कविता इसी श्रृंखला की। मेरी उदासी। एक पहाड़ी धुन सुनी और मैं उदास हो गया। एक पहाड़ी धुन सुनी और मैं उदास हो गया। एक अल्हड़ नदी को उतरते और झरते देखा और मैं उदास हो गया। मैं उदास हो गया एक ताजा खिले फूल पर बैठे मकरंद चूसते भौरे को देखकर। मैं उदास हो गया एक ताजा खिले फूल पर बैठे मकरंद चूसते भौरे को देखकर। मैं उदास हो गया घुटनों के बल चलते एक बच्चे को मुस्कुराते देखकर। तुम्हारी याद आई और मैं उदास हो गया। तुम्हारी याद आई और मैं उदास हो गया। एक और इसी श्रृंखला की फिर उसके बाद अंतिम कविता।
शून्य से शुरू करते हुए अपनी यात्रा फिर से सोचता हूँ, क्यों लौट गई थी तुम अकेली, साथ साथ दूर तक चलकर। अच्छी तरह याद है मुझे, असमय हुई बारिश के गुजर जाने के बाद खुले में आकर तुम्हारी हथेली पर तुम्हारी ही दी कलम से हस्ताक्षर किया था मैंने, मुकेश प्रत्युष। और ठीक उसके नीचे लिखा था तुमने अपना नाम। ठीक उसी क्षण सात सात रंगों में बांटती सूरज की रोशनी को न जाने कहां से टपक गई थी एक बूंद, लिखे हमारे नामों के ऊपर। साक्षी है आकाश, साक्षी है आकाश, साक्षी है धरती और दिशाएं कि कुछ कहने को खुले थे तुम्हारे होठ, किंतु रह गए थे कांप कर। भर आई थी आंखें, फिर अचानक भींच कर मुट्ठी, मुड़कर भागती चली गई थी तुम। और विस्मित सा खड़ा मैं रह गया था, यह तय करता क्या और क्यों ले गई मुट्ठी में हमारा नाम, या वो बूंद जो साक्षी था हमारी इस यात्रा का, या वो बूंद जो साक्षी था हमारी इस यात्रा का। और आज इस क्रम में अपनी अंतिम कविता सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे 1 फीट से ज्यादा देख नहीं पाता। एक समय ऐसा आया था एक गलत ऑपरेशन के कारण कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, हाथ पकड़ कर चलना पड़ता था। उस दौरान उस मनस्थिति में मैंने कुछ लेख और कुछ कविताएं लिखी थी। जब उन दिनों रोड पर कोई मुझसे मिलता था तो पहले अपना नाम बताता था कि मैं फला हूँ, और तब मैं पहचान पाता था, क्योंकि मैं सिर्फ आवाजों से उन्हें पहचान सकता था, चेहरे से नहीं। चेहरे से आज भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, मुहावरे में नहीं। कभी कभी हम कहते हैं मुहावरे में कि मैं अंधा हूँ या तुम अंधे हो, तो ये मुहावरे में नहीं है। मुहावरे में नहीं, सच कहता हूँ, अंधा हूँ आंख रहते। मुहावरे में नहीं, सच कहता हूँ, अंधा हूँ आंख रहते। दृष्टि है न दूर की न पास की, लपकता हूँ हुलस कर ठिठक जाता है कोई, खेल जाती है मुस्कान उसके चेहरे पर। कर रहा हूँ अनदेखी सोचता है कोई एक परिचित, क्या मालूम उसे सीमा मेरे 1.5 फीट की। जानने तक सच रहता है फुला मुंह, क्या कहूँ किसी को, पकड़ूं पाँव कौन। वो मुझे भी देखने का संसार और रचने का भी, हो मुझे अधिकार देखने का संसार और रचने का भी। दूसरा, धुंध में नहीं, खुली धूप में नहीं दिख रहे हाथों को हाथ। धुंध में नहीं, खुली धूप में नहीं दिख रहे हाथों को हाथ। धुंध में नहीं, खिली धूप में नहीं दिख रहे हाथों को हाथ। फिर कैसे दिखे लकीरें और उसमें उभरे संकेत, करते पूरा वर्ष 50 आया किस मोड़ पर मैं। दिखते हैं सब तरफ अंधेरे, अंधेरे से अंधेरे की यात्रा का कोई मतलब तो हो। अंधेरे से अंधेरे की यात्रा का कोई मतलब तो हो। जानता हूँ बंद सुरंग के मुहाने से होती है एक नई शुरुआत, लेकिन मालूम तो हो मुहाना कहाँ है। भरमाने के लिए छोड़े जा सकते हैं टटोल कर भटकते हुए कदमों के निशान। सोचता हूँ मिटा दूं अपने ही हाथों, अपने ही पैरों को। कोई और भटके ढूंढते राह और भोगे सजा गलती की मेरी। अच्छा है इससे तो पंथहीन हो सफर, चलें उतनी ही दूर जितनी बन सके राह। चलें उतनी ही दूर जितनी बन सके राह। एक और अंश, लगता है डर चलते हुए सड़क के किनारे। लगता है डर चलते हुए सड़क के किनारे, होता है बीचों बीच खड़े होने का एहसास। रौंदा जाऊंगा कब मंजिल के बदले, यह तय करने में ही बीत जाता है समय। ठठस कर खड़ा हूँ जहां का तहां, कहने की आदत नहीं, किससे कहूँ जाना है मुझे भी कुछ दूर। किससे कहूँ जाना है मुझे भी कुछ दूर। नहीं दिखने की सजा, नहीं दिखने की सजा भुगत रहे हैं सब के सब। उन दिनों में जब कुछ लिखता था तो पता नहीं चलता था कि कौन सा वाक्य कहाँ लिखा हुआ है या कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ है। तो कई बार लोग बताते थे कि एक ही जगह पर कई पंक्तियां मैं लिख देता था और फिर कुछ पढ़ने में नहीं आता था। नहीं दिखने की सजा भुगत रहे हैं सब के सब, अक्षर को काट रहे हैं अक्षर, रौंद रहे हैं शब्दों को शब्द। नहीं दिखने की सजा भुगत रहे हैं सब के सब, अक्षर को काट रहे हैं अक्षर, रौंद रहे हैं शब्दों को शब्द। भलाई समझते हैं ब्रह्म भी होने में नदारत, आसान होता है क्या चलाना पकड़ कर उंगली। होता है आसान होता है क्या चलाना पकड़ कर उंगली। दिखता नहीं जब आईने में साफ साफ चेहरा अपना ही,
पड़ता है तलाश ना किसी को, लगा दे आकर टूथब्रश पर पेस्ट, बता दे समय, देख कर मेरे हाथों में बंधी घड़ी, या बता दे देख कर दवा का नाम, तो कैसे कहूँ, होता है देखा आंखों का सच ही, होता है देखा आंखों का सच ही। अब इस कड़ी की अंतिम, कि नहीं है आंखें ही सब कुछ। एक दिन एक कवि ने मुझे फोन करके कहा उसी दौर में, कि नहीं है आंखें ही सब कुछ, किए जा सकते हैं और भी कई काम, बिना देखे संसार, कहते हैं बार बार, बंधाते हुए ढाढ़स, भर्राई जाती है उन्हीं की आवाज, भर्राई जाती है उन्हीं की आवाज। तो इसी के साथ मैं आज अपने काव्य पाठ की को समाप्त करता हूँ। आप सबने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए, लिखावट ने मुझे अवसर दिया, विशेष रूप से मिथिलेश जी ने, मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने, जो हिंदी के बड़े सम्मानित और महत्वपूर्ण कवि हैं। मैं उनके प्रति, लिखावट के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखा मैंने केवल उन्हीं को जो पहले दिख गए थे, बाकी सभी लोगों को के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि आपने मुझे सुना और अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कौशल जी, कौशल कौशल जी, किशोर। जी जी, हाँ हाँ, हाँ कौशल जी मुझे दिख नहीं मैं रहे थे, हूँ, पूरा तो सुना मैंने। कौशल जी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने पूरी कविताएं आपकी सुनी, पूरी काव्य यात्रा की तरह, अम्मा से ले करके और आखिरी, की आंखें मुहावरे ही में भी। काफी नहीं होती है, हाँ, जी तक मैंने आपकी कविताएं सुनी। और मुझे तो ये पूरा का पूरा मैंने एक आत्मसंघर्ष की तरह ये कविताएं रही। और जो हालात पैदा हुए, शारीरिक या जो ही मानसिक, जो भी, आप उससे जंग लड़ते रहे और बार बार बाहर आने की आपकी कोशिश रही कि उससे बाहर आया जाए, और हर स्थिति में अपने को समाज से, लोगों से जुड़ा जाए, स्थितियों से जुड़ा जाए। अब जैसे अम्मा को लेकर के मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आस्था का मामला है, क्योंकि हम लोग जैसे माँ हैं, पिता हैं, हम लोगों की हमेशा ये इच्छा रहती है कि आकांक्षा है कि वो हमारे साथ रहें, और जितना साथ रह सके उतना ही हमें ताकत मिलती है, और लगता है कि हमारे ऊपर कोई है ना, जी और हमारा बचपन हमारे पास है ना। तो और उनके न रहने पर भी इस बात का एहसास, इसका एहसास हमेशा जिंदा रहता है कि वे हमारे साथ हैं, चाहे वो तारे के रूप में वो देख रहे हों, हमें हिदायत दे रहे हों, चाहे तस्वीरों में हमारे साथ हों, है ना। तो मुझे वो कविताएं बहुत संवेदित करती, मार्मिक कविताएं लगी, जो अम्मा को लेकर के आपने लिखी। और जो तमाम हाशिए पर पहाड़, राजा, पहेली, सेवक, इसमें इन सब की अनेक छवियां आप उकेरते हैं, ले आते हैं। और सेवक में तो एक उलटबांसी पूरी यहाँ, वास्तविकता तो यही है, जनतंत्र में उसकी कहा भी जाता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, है ना। तो वास्तव में जनतंत्र में शासन तो जनता का ही है, शासक तो जनता ही होती है। लेकिन वास्तव में क्या है, जो सेवक हैं वही शासक बन जाते हैं, उसके भविष्य नियंता बन जाते हैं, उसके सब कुछ, उसके जीवन को निर्धारित करते हैं, और अंततः वह उनके द्वारा रौंदी जाती है जनता, उसके हक हकूक सब, है ना। तो हम लोगों ने आज, ये दूसरी बार मैं आपको सुन रहा हूँ, इसके पहले संभवतः जनशब्द के मंच से हमने आपको सुना था। जी तो हाँ, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा,
है ना। नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मेरी आपको सुनने के लिए ही मैं आया, मैं जी। ये आप सुनना असल में चाहता मुझे था। पढ़ने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। आप देख रहे होंगे कि मैं पाठ करते महसूस समय कर रहा था, हाँ, हम लोग महसूस कर रहे थे, और उसमें कविताओं में तो इतने रंग हैं, आपकी कविताओं में वैविध्य है। कोरोना काल का जो पूरा एक चित्रमयता है, पूरा रोटियां ही बची रह जाती हैं और आदमी खत्म हो जाता है, और यही तो इस दौर की हकीकत रही है ना। जी। आदमी को लाश में बदल देने की, जैसे कि फैक्ट्री दूसरे लहर में तो लगता था कि एकदम आदमी को लाश में बदल देने की फैक्ट्री में बदल गया है देश, है ना। तो मिथिलेश जी, जी बड़ा अच्छा अवसर आप दे रहे हैं हम लोगों को अच्छी अच्छी कविताएं सुनने का। और मुकेश जी तो गया के हैं, और मेरी पत्नी विमल का ननिहाल भी मैगरा है, और इनका पूरा परिवार जो है जानकी वल्लभ शास्त्री से बहुत इन लोगों का जुड़ाव रहा है ना। तो गया की अक्सर जानकी वल्लभ शास्त्री की के साथ इन लोगों के बहुत गहरे, और वहीं से इन्हें भी कुछ लिखने पढ़ने की सलाहियत मिली भी। तो धन्यवाद। असल में मिथिलेश, गया में मेरा बचपन गुजरा है हाँ हाँ हाँ, और हम लोग रहने वाले आरा के थे। जी जी, गया में मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गया में काफी जब वो हम लोग छोटे थे तो वहीं पर वो रह रहे थे। तो गया में पिताजी ने काफी समय तक हम लोग बचपन में रहे गया में, रहने वाले आरा के थे। और जानकी वल्लभ शास्त्री की याद आपने बहुत अच्छी दिलाई। मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे उनसे। उन पर एक मेरा बहुत लंबा साक्षात्कार है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो मिथिलेश जी, जी आपने उनकी कविताओं पर एक अच्छी टिप्पणी की। बहुत वाइड रेंज की कविताएं हैं, और मेरी पत्नी भी गया की है। एक समय तो गया आना जाना बहुत रहता था। विमल जी कह रही हैं कि तो हाँ मेरा हाँ ममहर है, ननिहाल है, हाँ और हाँ इन्होंने वहां की याद को लेकर अपनी माँ के ऊपर जो इन्होंने संस्मरण लिखा, उसमें खूब गया का, मैगरा का और सबका, जानकी वल्लभ शास्त्री और लोगों से काफी उसमें उन्होंने उसकी चर्चा की है। जी। हाँ मिथिलेश, तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और मुकेश प्रत्युष की कविताएं हमने सुनी। मैं लिखावट के दर्शकों श्रोताओं से अपील करता हूँ कि लिखावट को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, और मुकेश जी की कविताएं सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें। जी इसी के साथ हम आज कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद सभी को। कल कल कौशल किशोर जी का एक प्रोग्राम होगा, जो जिसमें पूरे साल